हेलो फ्रेंड्स, कोशिश करते हैं इस वीडियो में जो बाकी के 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं चैप्टर नंबर 6 के वो भी कवर कर लेते हैं। हम पेज नंबर 45 पे हैं, चैप्टर नंबर 6 टाइम ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 11, मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड्स सर्विस ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। जो मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी है वो सर्विसेज देते हैं टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, सर्विस का केस है ये, याद रखना। Now, in one case, it tested a batch of devices on 4th and 5th of September, but could not raise invoice till 19th of November. उन्होंने जो सर्विस दी है वो 4 को दी है और 5 सितंबर को दी है। तो 4 या 5 सितंबर को दी है तो भाई 30 दिन के अंदर अक्टूबर में कर लेना चाहिए था इन्वॉइस रेज, लेकिन इन्वॉइस रेज नहीं किया 19 नवंबर तक, बिकॉज द सम डिस्प्यूट अबाउट द कंडीशन ऑफ द डिवाइस ऑन रिटर्न। भाई जो भी ये इशूज हुआ होगा तो डिस्प्यूट हो गया होगा, इसलिए इन्वॉइस रेज नहीं किया था। पेमेंट वाज मेड इन दिसंबर, और दिसंबर में पेमेंट कर दी है। तो व्हाट इज द मेथड टू फिक्स द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस। भाई सर्विस के केस में अगर इन्वॉइस 30 डेज के अंदर अंदर इशू हो गया तो जो इन्वॉइस की डेट है वो और जो डेट ऑफ पेमेंट है विच एवरेज अर्लियर देखते। लेकिन अगर इन्वॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ है तो जिस दिन प्रोविजन ऑफ सर्विस हुई है वो, या फिर टाइम ऑफ पेमेंट जो डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर। तो इसमें देखो 30 डेज के अंदर किया नहीं है तो 4 और 5 तारीख, वही 4 और 5 तारीख ही, क्योंकि पेमेंट तो दिसंबर में किया गया तो 4 और 5 तारीख का ही टाइम हो जाएगा प्लेस टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है द टाइम ऑफ सप्लाई इफ द इनवॉइस इज नॉट इशू द टाइम। अगर इनवॉइस टाइम में इशू नहीं हुआ है इज द डेट ऑफ द पेमेंट और द डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस। तो फिर जो पेमेंट की डेट है, जो प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट है, विच एवरेज अर्ली, दोनों में जो पहले की डेट है वही हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। इन दिस केस द सर्विस इज प्रोवाइडेड ऑन 5th of September बट नॉट इनवॉइस्ड विद द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। जो सर्विस है वो 5 सितंबर को दिया गया, लेकिन उसको लिमिट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू नहीं हुआ। देयरफॉर 5th of September द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस बीइंग अर्लियर देन द डेट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम। तो इन्होंने 4 और 5 में 5 तारीख को मान लिया है कि सर्विस दी है, तो 5 तारीख ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि यही डेट पहले की डेट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12, XYZ कंपनी अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इशूड इनवॉइस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर ए। एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट की XYZ कंपनी, उन्होंने मिस्टर ए को इनवॉइस इशू किया है 7 सितंबर को। नाउ डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। तो टाइम ऑफ सप्लाई बताइए। नाउ पहला, द प्रोविजन ऑफ सर्विस वॉज कम्प्लीट ऑन 1st of August। जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है वो कम्प्लीट कब हुआ है? 1 अगस्त को। एंड द पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 28th of September। अब देखो इनवॉइस किया है 7 सितंबर को और प्रोविजन ऑफ सर्विस है 1 अगस्त को, मतलब 1 अगस्त से 30 दिन के अंदर अंदर इसको तो 31 अगस्त से पहले इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए था, लेकिन इनवॉइस कर रहा है 7 सितंबर। तो अब हमारे लिए जो 7 सितंबर वाली जो डेट है वो वैलिड नहीं है। इनवॉइस की डेट को हम नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे कि प्रोविजन ऑफ सर्विस किस दिन हुई है, 1 अगस्त को हुई है, और पेमेंट किस दिन रिसीव किया, 28 सितंबर को। तो दोनों में जो पहले की डेट है वो है 1 अगस्त, तो ये 1 अगस्त ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नाउ द प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 14th of August, 14 अगस्त से 14 सितंबर। तो अब देखा जाए तो 7 सितंबर के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया है। तो 7 सितंबर और 28 सितंबर को कंपेयर करो, क्योंकि जो पेमेंट है वो 28 सितंबर में, तो फिर विच एवर इज अर्ली, तो 7 सितंबर इस केस में हो जाएगा। नाउ थर्ड में देखो, मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 3rd अगस्त। हाउएवर द प्रोविजन ऑफ सर्विस रिमेनिंग टू बी। अब प्रोविजन ऑफ सर्विस तो अभी पूरी हुई ही नहीं है, लेकिन पेमेंट उसको कर दिया है और इनवॉइस रेज किया 7 सितंबर में। तो भाई पेमेंट और फिर जो इनवॉइस की डेट है उसको चेक करो विच एवर इज अर्ली, तो 3 अगस्त की जो डेट है वही हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ फोर्थ, मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑन 15th of September, 15 सितंबर को पेमेंट हो गई। हाउएवर जो प्रोविजन ऑफ सर्विस अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो 15 सितंबर को पेमेंट है, 7 सितंबर को इनवॉइसिंग है, तो 7 सितंबर को इनवॉइस कर दी विच एवर इज अर्लियर। अब देखो उन्होंने जो मैंने चीज़ें डिस्कस की है आपको वही सारी चीज़ें इन्होंने लिख दिया कि 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए सर्विस के केस में, तो यहाँ पे 1 अगस्त क्योंकि इनवॉइस जो है वो 30 दिन के अंदर इशू नहीं हुआ। सेकंड में देखो 7 सितंबर, क्योंकि जो इनवॉइस है वो 30 दिन के अंदर हो गया और पेमेंट जो है रिसीव हुआ है आफ्टर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। फिर तीसरे का 3rd अगस्त, क्योंकि जो 7 सितंबर और 3 अगस्त में जो पहले की डेट आ रही है। फोर्थ है 7 सितंबर, क्योंकि जो इशुएंस ऑफ इनवॉइस है 7 सितंबर की है, जो पेमेंट की रिसीव्ड है 15 सितंबर, दोनों को कंपेयर कर दिए तो 7 सितंबर की डेट आ जाएगी। तो रीजन वही सारा का सारा लिख देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मेसर्स प्रणव एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू द न्यूट्रॉन क्रेडिट्स लिमिटेड। अगर एक मेसर्स प्रणव एसोसिएट्स है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने रिकवरी एजेंट की सर्विसेज दी है
वेस्टर्न क्रेडिट्स प्राइवेट क्रेडिट्स लिमिटेड को नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी एंड अ रजिस्टर्ड सप्लायर, और वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर भी है। 15 जनवरी को इनवॉइस फॉर द सेम वाज इशूड। 7 फरवरी को रिकवरी एजेंट सर्विस की इनवॉइस इशू हो गई है और जो पेमेंट है वो 18 अप्रैल को हो गई है। बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी वाज डेबिटेड ऑन 20 अप्रैल, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 20 अप्रैल को। तो जो पेमेंट 18 अप्रैल है, डेबिट हुआ है 20 अप्रैल, तो डेट ऑफ पेमेंट बनी चाहिए 18 अप्रैल। अब हमें कंपेयर करना है 18 अप्रैल से इनवॉइस की डेट 7 फरवरी, और जो रजिस्टर्ड प्रोवाइडर और जो सर्विस की प्रोविज़न ऑफ सर्विस है वो 15 जनवरी है। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि क्या इसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा क्या, क्योंकि रिकवरी एजेंट का केस है। तो सबसे पहला सवाल यही है, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। अगर ये रिवर्स चार्ज है तब तो जो बैंकिंग, तो प्रणव ने ये प्रणव की पार्टनरशिप फॉर्म है वो रीजेंट वो दे रही है न्यूटन्स क्रेडिट लिमिटेड। तो क्रेडिट लिमिटेड फिर देखेगी इनवॉइस की डेट, फिर वहाँ से 61st डे। और अगर ये मिसेस प्रणव को देना है तब तो फॉरवर्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट है, फिर तो वही देखना है कि प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है। और क्योंकि इनवॉइस तो 30 दिन के अंदर इशू हुआ नहीं है, 15 जनवरी 15 फरवरी हाँ हो गया इनवॉइस, तो फिर इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच मेरे ख्याल से ये RCM का केस होना चाहिए, बट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट टू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज का केस है ये, क्योंकि जब रिकवरी एजेंट NBFC को दे, देयरफॉर इन द गिवन केस पर्सन लायबल टू पे GST इज NBFC न्यूटन्स क्रेडिट लिमिटेड। तो न्यूटन क्रेडिट्स लिमिटेड को पे करना है। जब न्यूटन क्रेडिट लिमिटेड को पे करना है तो वो भी हम देखेंगे कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है। तो डेट ऑफ पेमेंट 18 और 20 अप्रैल में, विच एवरेज अर्लियर 18 अप्रैल, और जो 60 दिन जिस दिन इन्वॉइस हुई उसके 60 डेज के बाद की जो डेट आएगी वो देखना है। तो अब देखो वो तो ऑब्वियस ही बात है, 60 दिन के बाद तो बहुत आगे की डेट आएगी। तो 18 अप्रैल जो है नाउ नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई देख लो, इन्वॉइस की जो डेट है वो क्या है, इन्वॉइस की डेट क्या है। द इनवॉइस ऑन 7 फरवरी, 7 अप्रैल, मतलब 60 दिन देखना ऐड करके, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो वो 9 अप्रैल की डेट आएगी। तो ये जो 9 अप्रैल की डेट है वो पहले आ रही है उसकी पेमेंट की डेट से, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी 9 अप्रैल। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर 50,000 to its customer Miss Diana on 1st of January on the condition that payment for the same will be made within a week. मिस्टर एक्स ने गुड्स सप्लाई कर दिया 50,000 का अपने कस्टमर मिस डियाना को 1 जनवरी को, इस कंडीशन के साथ कि 1 हफ्ते के अंदर वो पेमेंट कर देगी, ठीक है। हाउएवर मिस डियाना मेड द पेमेंट फॉर द सेड गुड्स ऑन 2 फरवरी। मिस डियाना ने पेमेंट लेट कर दी है 2 फरवरी को की, एंड पेड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 2,000, और इंटरेस्ट भी पे कर दिया 2,000। अब बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटरेस्ट के लिए भी बताइए और गुड्स। देखो गुड्स के केस में क्या होता है कि जिस दिन इनवॉइस रेज हुआ है या जिस दिन उसने गुड्स डिलीवर कर दिए, तो देखो सप्लाई गुड्स ऑन 1 जनवरी, तो 1 जनवरी की डेट हो जाएगी। और मिस डियाना उसके केस में तो 1 जनवरी और 2 फरवरी को कंपेयर करना है गुड्स के केस में 50,000 की वैल्यू के लिए, तो 1 जनवरी टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन इंटरेस्ट के केस में क्या है, जिस दिन उसने पेमेंट किया है वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो सिर्फ 2,000 के लिए 2 फरवरी है और 50,000 के लिए 1 जनवरी है। अब देखो यहाँ पे लिख दिया है द टाइम ऑफ सप्लाई विद रिगार्ड टू एन एडिशन। अब सिर्फ इसमें इंटरेस्ट के लिए ही पूछा है तो जवाब में भी इंटरेस्ट की बात लिख दी उन्होंने कि जो टाइम ऑफ सप्लाई विद रिगार्ड टू एन एडिशन इन वैल्यू ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी और डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन दैट द ऑन विद द सप्लाई रिसीव्ड सच एडिशनल। मतलब कि टाइम ऑफ सप्लाई अगर एडिशनल अमाउंट की बात करें, इंटरेस्ट के लिए, लेट फी के लिए, पेनल्टी के लिए, डिलेड पेमेंट के लिए, तो जिस दिन उसको वो पैसा मिला है वही डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगा। दस टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी द डेट ऑन विच द सप्लायर हैज़ रिसीव्ड सच एडिशनल कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है इंटरेस्ट के केस में जिस दिन उसको एक्चुअल में कंसिडरेशन मिला है वो है 2 फेब, तो 2 फरवरी को उसको पैसा मिला है, वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन। मंथ्स एंड वंश
ट्रेडिंग कंपनी अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज़ लाइबल टू पे GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, मंथ्स जो है उसको फॉरवर्ड चार्ज में देना है, मतलब इस कस्टमर से पैसा कलेक्ट करेगा और सरकार को दे देगा क्योंकि यही सप्लायर है। ठीक है, इट हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्म। गुड्स सप्लाई किया है 3 अक्टूबर को। इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 5 अक्टूबर। 5 को क्यों किया? इनवॉइस तो तुम्हें 3 अक्टूबर या उससे पहले इशू कर देना चाहिए, तो अब इनवॉइस की डेट तो हटा दो 3 अक्टूबर। नाउ पेमेंट रिसीव 9 अक्टूबर। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। 3 अक्टूबर हो जाएगा क्योंकि 3 और 9 में जो पहले की डेट आ रही है। अब देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू पे GST on outward supply of the goods at the time of supply, that is date of issue of invoice or the last date on which the invoice out to have been issued। तो या तो जिस दिन इशू किया है इन्वॉइस वो, या फिर जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए, उस दिन को उसको पे कर देना है। नाउ फर्दर, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे रिक्वायर्ड टैक्स इन्वॉइस बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। और इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को रिमूवल के पहले इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए। दस इन द गिवन केस द इन्वॉइस ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स शुड हैव बीन इशूड ऑन और बिफोर, कि रिमूवल की डेट से पहले इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए, वो लिख दिया आपने। हाउएवर सिंस द इन्वॉइस हैज नॉट बीन इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब, क्योंकि इन्वॉइस प्रिस्क्राइब टाइम में इशू नहीं हुआ, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो लास्ट डे ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी, वो है 3 अक्टूबर। इसमें पेमेंट का नहीं देखना है गुड्स के केस में, सारे की सारी इनवॉइसिंग पे ही डिपेंड होती है टाइम ऑफ सप्लाई, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 3 अक्टूबर जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई है। इस तरीके से हमने एक और चैप्टर फिनिश कर लिया है और कोशिश की है मैंने हर चीज़ डिस्कस करने की, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं की है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल है, बस इन वीडियोस को देख के क्विक रिवीजन कीजिए और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कीजिए, वही एक रास्ता है एग्ज़ाम क्लियर करने का। बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से कुछ नहीं होने वाला है। क्विक रिवीजन कीजिए, 1 से 2 बार 3 बार कर लिया बहुत है, और आप सीधे लिखने पे चले जाइए। बार बार पेज पलटना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए अपना फीडबैक क्या है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।